हेलो स्टूडेंट्स। तो आज यहाँ पर हम लोग CGPSC के अकॉर्डिंग समसामयिकी करंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक से अपने को एग्जाम में लगभग 7-8 क्वेश्चन की हम उम्मीद करते हैं और इसके क्वेश्चंस काफ़ी सरल रहते हैं। मतलब जिसमें अपने को हमने पढ़ा है तो हमसे बनेगा, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं होती है, सीधा सा रटने वाली बात होती है। ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में जो प्राइज वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई एक्टिविटीज वगैरह है, या विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं उनका सम्मेलन वगैरह कहाँ पर हुआ, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर अधिक से अधिक कवर करने का प्रयास करेंगे। और इसी सीरीज में आज जो सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपका नोबेल प्राइज से संबंधित। नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हर साल देश के विभिन्न भागों में जो भी एग्जाम वगैरह कंडक्ट होते हैं इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो ऑलमोस्ट मैं जो भी पॉइंट यहाँ पर बताऊंगा वो कोई नया पॉइंट नहीं है, वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ पॉइंट है। लगभग 90% जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सारे पॉइंट को जानते रहते हैं, केवल एक रिवीजन जैसा यहाँ पर हो जाएगा। और साथ में आपका जो 2020 में विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया गया है वो एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और रिवीजन होने के साथ ही मतलब यदि संभव हुआ तो कुछ ट्रिक्स वगैरह बता देंगे जिसके बेस पर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पर सही तरीके से टिक कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपका नोबेल प्राइज। एक सामान्य जानकारी आपको है कि नोबेल प्राइज प्रदान कब किया जाता है? 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। क्यों प्रदान किया जाता है? क्योंकि 10 दिसंबर डायनामाइट को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी पुण्यतिथि है और उस पुण्यतिथि पर यह पुरस्कार उनके वसीयतनामे के अनुसार, मतलब जो डायनामाइट को बनाने वाले अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय जो वसीयतनामा किया, उस वसीयतनामे में उन्होंने उल्लेख किया कि उनकी जो भी राशि है या जो भी उनकी संपत्ति है उसमें से जो ब्याज की राशि होगी उसको विभिन्न 5 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले वैश्विक स्तर पर जो लोग हैं उनको उसमें से पुरस्कार का वितरण किया जाए। तो उस वसीयतनामे के अनुसार 5 क्षेत्र का उल्लेख किया गया। तो ध्यान रखेंगे आपका, तो 5 क्षेत्र क्या था पहले अपन देख लेते हैं। पहला अपन क्या पढ़ते हैं, ये फिजिक्स। दूसरा क्या देखते हैं अपन यहाँ पर आपका ये केमिस्ट्री। इसके अलावा अपन यहाँ पर लेते हैं, ध्यान रखना आपका ये फिजियोलॉजी। ये क्या हो गया आपका फिजियोलॉजी और आपका ये मेडिसिन। फिजियोलॉजी और ये आपका मेडिसिन चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ते हैं क्या यहाँ पर आपका ये लिटरेचर। ये क्या हो गया आपका लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है ये। ठीक है, ये हुआ आपका लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा आपका ध्यान रखना है आपका ये पीस, शांति के क्षेत्र में। तो जो अल्फ्रेड नोबेल का वसीयतनामा था उसमें उन्होंने इन 5 क्षेत्रों का उल्लेख किया था। अब ये जो प्राइज है, ये प्राइज आपका, ये जो आप देख रहे हैं शुरू में जो 4 प्राइज आप देख रहे हैं, ये प्रदान किया जाता है कहां से? ध्यान रखना आपका ये स्टॉकहोम, स्वीडन की कैपिटल क्या आपका स्टॉकहोम, वहां से पुरस्कार वहां की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। जो शांति के क्षेत्र का पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है कहां से? आपको ध्यान रखना है ये ओस्लो नॉर्वे की कैपिटल है। ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल और ये नॉर्वे की कैपिटल क्या है आपका ओस्लो। तो यहां की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा केवल शांति के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और बाकी जो चारों प्राइज हैं ये कहां से दिए जाते हैं? आपका ध्यान रखना है आपका स्टॉकहोम की पार्लियामेंट के द्वारा ये प्राइज प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब इसमें जो 6वां क्षेत्र आपका जुड़ा, ये 6वां क्षेत्र आपका कौन सा आ गया? आपका ध्यान रखेंगे आपका इकोनॉमिक्स आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया आपका इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसकी घोषणा कब की गई? 1968 में। और ये प्राइज पहली बार कब दिया गया? तो आपको ध्यान रखना 1969। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार देने का निर्णय कब लिया गया? 1968। ये प्राइज सबसे पहली बार दिया कब किया गया? तो आपका 1969। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हुआ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब ये ध्यान रखना, ये जो प्राइज है ये वसीयतनामे के अनुसार तो नहीं है, ये अतिरिक्त है। तो ये पुरस्कार आपका कहलाता है नोबेल तुल्य पुरस्कार, मतलब नोबेल के समान पुरस्कार को कहा जाता है, या इसको अपन बोलते हैं बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज।
ठीक है, मतलब वहां का जो बैंक है स्वीडन का, उसके द्वारा प्राइज को प्रदान किया था। कूपन क्या है? बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज के नाम से भी जानते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में जो 6 क्षेत्र हैं, बाकी तो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर बनता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई ये जो पुरस्कार दिया जाता है कौन सी करेंसी में दिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये दिया जाता है स्वीडिश क्रोनर, मतलब वहां की जो करेंसी है वो करेंसी क्या है? आपका क्रोनर। तो स्वीडिश क्रोनर में ये प्राइज प्रदान किया जाता है। वर्तमान में पुरस्कार राशि कितनी आपको ध्यान रखना है? ये क्या है आपका 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में ये प्राइज अपने को इतना अमाउंट देना है। यदि कोई एक व्यक्ति है तो उसको 10 मिलियन क्रोन प्राप्त हो जाएगा, यदि ज्वाइंट है, संयुक्त रूप से है, तो 10 मिलियन उनके बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब इसमें मेन चीज आपका आता है कि अभी तक का ऐसे कितने लोग हैं जो भारत भूमि से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, उसको अपन यहां पर जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है आपका, सबसे पहला नाम अपन किसका पढ़ते हैं? यहां पे आपने सुना होगा ये रविंद्रनाथ टैगोर। इनको ये प्राइज दिया गया था कब? आपका 1913 में। किस क्षेत्र में दिया गया था? ध्यान रखेंगे आपका साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा आपका? ये नाम याद रखना, ये क्या हो गया आपका? गीतांजलि। इनकी रचना क्या थी आपका? गीतांजलि। ध्यान रखना गीतांजलि कैसे लिखा हुआ है, वर्तनी शुद्धि में आता है ये गीतांजलि, ठीक है। तो यहां पर साहित्य के क्षेत्र का इनको पुरस्कार देगा रविंद्रनाथ टैगोर को 1913। मतलब ये क्वेश्चन भी बनता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो आप आंसर क्या देंगे? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड नंबर पे यहां पर हम नाम लेते हैं, ध्यान रखना, ये है आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, इनको ये प्राइज मिला था, ध्यान रखना आपका 1930। किस क्षेत्र में प्राइज मिला था? ये फिजिक्स, भौतिक क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। इनका कार्य क्या था? ध्यान रखेंगे आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या उसको अपन क्या बोलते हैं? ध्यान रखना यहां पर ये रमन इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप पढ़ते हैं ना कि भाई जो श्वेत प्रकाश है या सनलाइट है वो यदि प्रिज्म से पास होगी तो 7 डिफरेंट कलर में वो क्या हो जाती है? स्कैटरिंग हो जाती है, उसका प्रकीर्णन हो जाता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर इन्होंने वर्किंग किया था और उस घटना को आगे चलकर रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के नाम से जाना गया, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहां पर पढ़ने के लिए मिलता है, यहां पर आपको सीधा हम पहुंचते हैं कहां पर? आपका ये हरगोविंद खुराना। ये क्या हो गया आपका? हरगोविंद खुराना, ये नाम आपने सुना होगा। तो हरगोविंद खुराना को प्राइज मिला था कब? आपका 1968। किस क्षेत्र में? तो आप ध्यान रखेंगे इनको मिला था क्या आपका? ये फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। किस क्षेत्र में इन्होंने काम किया था? यहां पर ध्यान रखना है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया था। और ये पुरस्कार इनको अकेले नहीं मिला था, संयुक्त रूप से इनके साथ में और कौन थे? ध्यान रखना, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? ये निरेनबर्ग। और साथ में कौन था इनका? ये रॉबर्ट हॉले। ये 3 वैज्ञानिक थे, निरेनबर्ग, रॉबर्ट हॉले और हरगोविंद खुराना। इन लोगों ने वर्किंग किया था किस चीज पे? आपको ध्यान रखेंगे ये जेनेटिक कोड पर इन्होंने वर्किंग किया था। किस पे वर्किंग किया था इन्होंने? जेनेटिक कोड पर। एक सामान्य तरीके से आप ध्यान रखेंगे कि हमारा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में होता है डीएनए, और डीएनए बना होता है किसका? जीन्स से बना होता है। तो जो जीन्स की संरचना होती है, सभी की जीन्स की संरचना क्या अलग अलग होती है, और जो जीन्स की व्यवस्था है उसी को हम सामान्य भाषा में जेनेटिक कोड के नाम से जानते हैं। और इसी के द्वारा हमारे शरीर के विभिन्न लक्षणों का निर्धारण होता है या प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो उस पर इन लोगों ने वर्किंग किया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरगोविंद खुराना ने किस क्षेत्र में वर्किंग करके नोबेल प्राइज पाया था? तो यहां पर ध्यान रखना जेनेटिक कोड पर इन्होंने वर्किंग किया था, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए ये भी स्टोरी हमारी क्लियर हो गई यहां पर। इसके बाद नेक्स्ट अपने को मिलता है यहां पर मदर टेरेसा। ये क्या हो गया आपका? ये मदर
टेरेसा, मदर टेरेसा के प्राइज कब मिला था ध्यान रखेंगे आपका 1979। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। ये किस क्षेत्र में आपको मिला था प्राइज, ध्यान रखना है, ये शांति के क्षेत्र में इनको 1979 में प्राइज मिला था। ये सब क्वेश्चन ईयर भी आ चुके हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है, कि आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन को कौन से ईयर में प्राइज दिया गया, मदर टेरेसा को प्राइज कब कौन से ईयर में दिया गया, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। शांति क्षेत्र में 1979। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहां पर आ जाता है 79 के बाद आपका सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसके बाद क्या हो गया आपका ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ये दोनों नाम को मिलाना नहीं, ये क्या है चंद्रशेखर वेंकट रमन है और ये क्या है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर या एस चंद्रशेखर करके लिखा रहेगा। इनको ये प्राइज मिला था, ध्यान रखना आपका 1983 में ये प्राइज मिला था और ये प्राइज इनको मिला था किसमें आपका ध्यान रखना, ये फिजिक्स के क्षेत्र में, ठीक है। अब ध्यान देना, ये प्राइज इनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के क्षेत्र में, लेकिन इनका जो वर्किंग एरिया था, मतलब कहां पे इन्होंने वर्किंग किया था, तो इनका वर्किंग कहां पे था ध्यान रखना, ये इन्होंने वर्किंग किया था एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स मतलब नक्षत्र भौतिकी। किसमें वर्किंग किया था इन्होंने? नक्षत्र भौतिकी, ब्रह्मांड में इन्होंने वर्किंग किया था कि तारे की उत्पत्ति कैसे होती है। मतलब आप साइंस में पढ़े होंगे कभी यदि, तो उसमें रहता है कि भाई सबसे पहले क्या होता है, तारा बनता किस तरीके से है। सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लाउड है वो डेंस हो जाता है, एक जगह के कलेक्ट हो जाता है, और जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ते जाती है उसके नेचर में भी परिवर्तन आते जाता है। तो नॉर्मली अपन पढ़ते हैं वहां पर कि आपका सबसे पहले व्हाइट श्वेत वामन तारा होता है, उसके बाद क्या होता है रेड जाइंट स्टार बनता है, उसके बाद वो न्यूट्रॉन तारे में कन्वर्ट हो जाता है और लास्ट में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये अपन पूरा पढ़ते हैं, एक सीक्वेंस में आता है एग्जाम में अपने को क्वेश्चन, ठीक है, कि जैसे जैसे उसकी डेंसिटी बढ़ते जाएगी वो अलग फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है और लास्ट में उसकी इतनी ज्यादा डेंसिटी बन जाती बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है डेंसिटी उसकी, कि वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी प्रोसेस किस तरीके से हो रही है उस पर इन्होंने वर्किंग किया था। तो यहां पर भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि ये जो 1983 में इनको पुरस्कार दिया गया था किस कार्य के लिए दिया गया था, तो किस कार्य के लिए दिया गया था ध्यान रखना। आपका में फिजिक्स भी रहेगा, एस्ट्रोफिजिक्स भी रहेगा, तो किस कार्य के लिए दिया गया था ध्यान रखेंगे, एस्ट्रोफिजिक्स आपको वहां पर आंसर लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। किस क्षेत्र में बोलेगा तो फिजिक्स को, लेकिन इन्होंने किसमें वर्किंग किया, तो इन्होंने नक्षत्र भौतिकी पे कार्य किया था, एस्ट्रोफिजिक्स, तारे का जीवन चक्र, ब्लैक होल से संबंधित इन्होंने अपना पूरा डिफाइन किया था, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहां पर आ जाता है, ये आ गए आपके अमर्त्य सेन। इसके बाद क्या मिलेंगे आपको यहां पर, ये अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इनको प्राइज मिला था कब, आपका ध्यान रखना है यहां पर 1998, इनको प्राइज मिला था कहां पर आपका, ये 1998 1998 में इनको प्राइज मिला था। और ये प्राइज मिला था किसमें आपका, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको ये प्राइज मिला था, आपको ध्यान रखना है। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर वर्किंग अपना किया था, तो उनके लिए 1998 में इनको ये प्राइज दिया गया था। इसके अलावा आप देखेंगे वीएस नायपाल, इसके बाद क्या आ जाएंगे आपका वीएस नायपाल, ये हो गया नेक्स्ट आपका यहां पर, ये हो गए वीएस नायपाल, वीएस नायपाल, ठीक है। इनको ये प्राइज मिला था कब, आपका ध्यान रखना है 2001। किस क्षेत्र में आपका, ये साहित्य के क्षेत्र में इनको ये नोबेल प्राइज प्रदान किया गया था, वीएस नायपाल, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपको मिलेगा 2001 के बाद आपका ये 8वें नंबर पे ये हो गया आपका वेंकट रमन। ये क्या हो गया आपका वेंकट रमन रामकृष्णन, वेंकट रमन रामकृष्णन, इनको प्राइज मिला आपका 2009 में। किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, ये ध्यान देना है यहां पर। ये इस समय केबीसी चल रहा था, केबीसी में रायपुर से कोई एमबीबीएस डॉक्टर गई हुई थी, वहां पर उनसे क्वेश्चन किया गया था कि 2000 का ये जो आपका नोबेल प्राइज है किस क्षेत्र में वर्किंग के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है, इन्होंने बताया था रोल ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, फंक्शन ऑफ राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम किस तरीके से कार्य करता है। आपने बेसिक जीके में पढ़ा होगा कि राइबोसोम क्या होता है, सबसे छोटा कोशिकांग होता है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेज,
इट इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में कैसा रोल प्ले कर रहा है, इस पर इन्होंने वर्किंग किया था, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका 2009 वेंकट रमन रामकृष्णन का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है यहां पर, ये हो गया आपका कैलाश सत्यार्थी। ये क्या हो गया आपका, कैलाश सत्यार्थी। इनके साथ में ये प्राइज संयुक्त रूप से मिला था। ये किसके साथ में आपका ध्यान रखना है, ये मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ये पाकिस्तान की थी और ये भारत के। इन लोगों को संयुक्त रूप से प्राइज मिला था आपका 2014 में। किस क्षेत्र में आपका ध्यान रखना है, ये पीस, ये शांति के क्षेत्र में। मतलब इन लोगों ने वर्किंग किया था, किस चीज पे वर्किंग किया था, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, बच्चों की जो शिक्षा है उस पर इन्होंने, या शिक्षा का अधिकार, उसके लिए इन्होंने वर्किंग किया था। और इनको 2014 में शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और 10वें नंबर पर अपने को मिलता है यहाँ पर, ये लास्ट ईयर आपने देखा यहाँ पर, अभिजीत बनर्जी। ये कौन आपका, अभिजीत बनर्जी। इनको आपका 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में आपका, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको प्राइज दिया गया। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। और ये तो थे हमारे इंडियंस, तो इसमें ध्यान रखेंगे ईयर के बेस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, किस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में आपका जो 2020 में 10 दिसंबर 2020 को विभिन्न क्षेत्रों में जो नोबेल प्राइज दिया गया है वो कौन कौन हैं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।